आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में महाकवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति के दूसरे और अंतिम पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सबसे पहले हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। भुज, भुज माने भुजाएं, भुज माने भुजाएं। भुजगेश, भुजगेश माने शेषनाग, भुजगेश माने शेषनाग। की का मतलब यहाँ पे है समान, की का मतलब समान। वह का मतलब बर्छी है, वह जो यहाँ पर आया है वह का मतलब बर्छी। संगनी का मतलब जो हमेशा साथ रहती है, यानी शेषनाग की पत्नी। ठीक है, तो हम लोग संगनी को ऐसे ही रखेंगे, बदलेंगे नहीं, ऐसे ही बोल करके व्याख्या कर लेंगे। भुजंगिनी, भुजंगिनी का मतलब होता है नागिन या सर्पिणी, जो आपको अच्छा लगे, नागिन या सर्पिणी। सी मतलब समान, सी मतलब समान। खेद, खेद का मतलब है दौड़ा दौड़ा कर या खदेड़ खदेड़ कर, दो में से जो आपको एक अच्छा लगे ले लीजिए। खाती मतलब खाती है, खाती का मतलब है संहार करती है, खाती है मतलब संहार करती है। ठीक है। दीर्घ मतलब दीर्घ या विशाल या बड़ी, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। दारुण माने भयंकर, दारुण माने भयंकर। दलन, दलन माने दल या समूह, दलन माने दल या समूह। के है, अब के को वाक्य बनाते समय को, का, के, की जैसा होगा ना, आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वाक्य में देखेंगे कि इसको कैसे करना है। बख्तर, बख्तर का मतलब होता है कवच। आप बगल में देखिए कवच दिखाई पड़ रहा है, जो कि जो सेना होती है राजाओं की पहनती है, ताकि जो तलवार है और जो भाले हैं उनके अंदर ना धंसे। और आज भी जो हमारी सेना है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, तो वो भी एक तरह का कवच है। ठीक है। पाखरन, पाखरन का मतलब भी एक कवच है, एक कवच है, लेकिन ये कवच जो सेना के हाथी होते थे उनके ऊपर डाला जाता था, लोहे का बना होता था, ताकि हाथी पर भी कोई घाव न बने, कोई भाला या कोई तलवार उसे काट न सके। तो ये भी एक रक्षा कवच था, लेकिन हाथियों के लिए था। ठीक है। बीच मतलब बीच में, बीच मतलब बीच में। धंसी मतलब धंसना, घुस जाना, है ना, धंसना घुसना। जाति मतलब जाती है, जाति मतलब जाती है। मीन माने मछली, मीन माने मछली। पैर मतलब आप जानते हैं ना, पौड़ कर जिसको बोलते हैं, यानी कि तैर कर, तो तैर कर, पौड़ कर, जो आपको अच्छा लगे। पार मतलब पार करना, पार हो जाना। ठीक है, पानी के। जात मतलब जाती है, जात मतलब जाती है, यानी कि दोनों को साथ ले लेंगे तो पार हो जाती है। प्रवाह मतलब प्रवाह, धारा जो बहती है, प्रवाह जो होता है धारा का, पानी का, वही है प्रवाह। ज्यों माने जिस प्रकार, ज्यों माने जिस प्रकार। जलन मतलब पानी, जल, जल से जलन बना है तो जल माने पानी, तो जलन माने भी पानी। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। रया राव, रया राव मतलब यहाँ पे आप कर लीजिए राजाओं के राजा, रया राव मतलब राजाओं के राजा। चंपत, ये छत्रसाल जी के पिताजी का नाम है, उनके पिताजी का नाम था चंपत राय, तो चंपत मतलब चंपत राय। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। छत्रसाल, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। महाराज, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। भूषण, ये महाकवि भूषण का नाम है, तो ऐसे ही रहेगा। सकय मतलब सकता है, सकय मतलब सकता है। कर मतलब कर, कर मतलब कर। बखान माने गुणगान या वर्णन, गुणगान या वर्णन। को मतलब कौन, को मतलब कौन। बलन, बलन मतलब बल पराक्रम, बल पराक्रम, बल, बल से ही बलन बना है, तो बल पराक्रम। के, अब देखिए के आया है, अब वाक्य बनाते समय के यदि बदलना होगा तो हम लोग का, के, की कुछ भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी व्याख्या में आप बदलाव अपने से भी कर सकते हैं। पक्षी, पक्षी यानी पक्षी, जो पक्षी उड़ते हैं उनकी बात हो रही है। पर माने पंख,
पर माने पंख। छीने मतलब कटना होता है, कट गए हैं, छीने मतलब कट गए हों, ठीक है। ऐसे मतलब इस प्रकार, ऐसे मतलब इस प्रकार। परे मतलब पड़े हैं, परे मतलब पड़े हैं। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पर का मतलब है, जो शत्रु सेना है, जो उनके हाथ पैर है ना, उनकी बात हो रही। तो यहाँ पे पर का मतलब हाथ पैर है शत्रुओं के, सेना के। छीने माने यहाँ भी कटना है, छीने माने यहाँ भी कटना ही है, ठीक है। वीर मतलब जो शत्रु सेना के वीर सैनिक हैं, जो शत्रु सेना के वीर हैं, उनकी बात हो रही है। तेरी, तेरी अर्थात छत्रसाल की, तेरी अर्थात छत्रसाल की। बरछी आप समझ रहे हैं, बरछी भाला, तो सरल ही है, ऐसे रहने दीजिए। ने सरल है, ये भी रहेगा। यहाँ पे बर का मतलब बल और पौरुष है, बल और पौरुष भी जिसको पढ़ते हैं, तो पौरुष पौरुष जो आप पढ़ते हो तो बल, ठीक है। छीने हैं मतलब छीन लिया है, छीने हैं मतलब छीन लिया है। खलन मतलब दुष्ट होता है, खल से दुष्ट होता है, तो खलन माने भी दुष्ट होता है। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को संदर्भ लिखना है। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित छत्रसाल प्रशस्ति शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं। और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि व्याख्या की जो मुख्य बात होती है उसको प्रसंग बनाते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी ने महाराजा छत्रसाल और उनकी बरछी के पराक्रम का वर्णन किया है। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या शुरू करने से पहले इस पद्यांश से संबंधित एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ज़रा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए इस पद्यांश की व्याख्या विद्वानों ने दो अलग अलग तरीके से की है। जो पहले तरीके की व्याख्या है उसमें जो विद्वान हैं उन्होंने इसमें छत्रसाल और उनकी तलवार के पराक्रम का वर्णन किया है। और जो दूसरे तरह की व्याख्या करने वाले लोग हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने छत्रसाल और उनकी बरछी, ये बरछी आया है, बरछी यानी कि भाला, इन दोनों के पराक्रम का वर्णन किया है। तो व्याख्या दोनों सही है। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं आप देखें कि यार इसमें तो तलवार कहा गया है, इसमें बरछी कहा जा रहा है, तो दोनों में क्या सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों व्याख्या सही है। केवल तलवार और बरछी इन्हीं दो शब्दों का अंतर होगा, बाकी की जो शब्दावली होगी, बाकी जो व्याख्या होगी, कहीं कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए परीक्षा में आ गया, दोनों आधारित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आ गया कि महाराज छत्रसाल की तलवार कैसी है, तब भी उसका उत्तर होगा कि नागिन के समान है। और यदि आ गया कि उनकी बरछी किसके समान है, तब भी जो उसका उत्तर होगा नागिन के समान होगा। तो शब्दावली केवल तलवार और बरछी इन्हीं का अंतर होगा, बाकी सारी बातें ऐसी ही होंगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या को शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी कहते हैं महाराज छत्रसाल की, अब आ जाइए पद्यांश पर, छत्रसाल की भुजाएं शेषनाग के समान हैं और उनकी बरछी शेषनाग की जीवन संगिनी नागिन के समान भयंकर और विषैली है। जो, इतना आपने जोड़िए, भयंकर और विषैली है जो
विशाल और भयंकर शत्रुओं के दलों को खदेड़ खदेड़ कर खाती है, अर्थात उनका संहार कर देती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। आपकी बरछी शत्रुओं के, इतना आपने जोड़िए। आपकी बरछी शत्रुओं के कवच और उनके हाथियों के ऊपर पड़ी हुई लोहे की झूल के बीच इस प्रकार आसानी से धंस जाती है, जिस प्रकार से मछली पानी के भयंकर प्रवाह को आसानी से तैर करके पार कर जाती है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। लिखेंगे, महाकवि भूषण जी कहते हैं, राजाओं के राजा चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल आपके बल और पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। फिर थोड़ा सा अपने जोड़ के लिखेंगे, अर्थात आपके बल और पराक्रम का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे। फिर पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, आपकी बरछी ने, इतना अपने जोड़िए। आपकी बरछी ने शत्रु सेना के वीरों के अंगों को काट दिया है और वे युद्ध भूमि में, इतना अपने जोड़िए, और वे युद्ध भूमि में इस प्रकार पड़े हुए हैं जैसे पंख कटे हुए पक्षी हों। और अपने जोड़िए, और आपकी बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को छीन लिया है और वे बलहीन हो गए हैं। इतना आपने जोड़ दीजिए, और वे बलहीन हो गए हैं, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो वीर रस है। यदि छंद की बात की जाए तो ये मनहरण कवित्व छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इस पद्यांश में उपमा, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास, ये मुख्य रूप से 4 अलंकार हम लोगों को दिखाई देते हैं। कहाँ पर हैं ये अलंकार, चलिए देख लेते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर पहली लाइन देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महाराज छत्रसाल हैं उनकी भुजाएं शेष नाग के समान हैं। तो यहाँ पे भुजाओं की तुलना शेष नाग से की जा रही है और उनकी जो बरछी है वो उनकी जीवन संगिनी नागिन के समान है। तो बरछी की तुलना, यहाँ पे सी भी आया, सी का मतलब भी समान ही होता है। तो यहाँ पर हमको उपमा अलंकार देखने के लिए मिल जाता है। देखिए यहाँ पर खेदी खेदी आया है, तो जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी एक ही होता है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो यहाँ खेद खेदी आया है और दोनों का अर्थ ही होता है खदेड़ खदेड़ कर या दौड़ा दौड़ा कर। तो यहाँ पर हम लोगों को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। और देखिए, दीह, दारुण, दलन, द और द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को अनुप्रास अलंकार भी दिख रहा है। तो आप कई लाइन में आप देखेंगे तो ये अलंकार आपको अनुप्रास मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अलंकार पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि आपकी जो तलवार है वो बख्तर और पाखरन में इस तरह से धंस जाती है जैसे मछली जो है पानी को पार कर लेती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को उपमा अलंकार दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, पर छीने, पर छीने 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे पर छीने का मतलब पक्षियों के पंख कटने से है। ठीक है,
और यहाँ पर परछीने का मतलब जो शत्रु सेना के सैनिक हैं उनका अंग, जो उनका हाथ पैर है, उसके कटने से है। तो देखिए एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए बरछीने, बरछीने, देखिए लिखने का तरीका भले ही अलग है, लेकिन यहाँ दोनों जगह बरछीने बरछीने आया है और दोनों का अर्थ अलग है। देखिए एक जो ये आया है बरछीने, इसका मतलब है कि जो छत्रसाल हैं उनकी बरछी उनके भाले ने, और ये जो दूसरा बरछीने है इसका मतलब है उनके बल को छीन लिया है। तो एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हमको जो है यमक अलंकार दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को मुख्य रूप से तीन अलंकार दिखाई पड़ रहा है। मैंने बताया उपमा, अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें ओज है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपकी परीक्षा के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरीके से समझ लिया है, कहीं से भी समझ लिया हो, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर को आसानी से हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को भी जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, वीर छत्रसाल के बरछी की क्या विशेषता है? तो बहुत ही सरल है इसका उत्तर। यदि आपको व्याख्या याद हो तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वीर छत्रसाल की बरछी शेष नाग की जीवन संगिनी नागिन के समान भयंकर और विषैली है, जो शत्रु सेना के भयंकर दलों को खदेड़ खदेड़ कर खा लेती है, अर्थात उनका संहार कर देती है। और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का शिल्प सौंदर्य। देखिए चाहे शिल्प सौंदर्य कहे, चाहे काव्य सौंदर्य कहे और चाहे काव्यगत सौंदर्य कहे, एक ही बात होती है। ठीक है, लिखिए। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आए कि उसका शिल्प सौंदर्य लिखिए या काव्य सौंदर्य लिखिए, तब आपको जितना काव्य सौंदर्य होता है उतना पूरा लिखना पड़ेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है आप समझिए। देखिए यदि शिल्प सौंदर्य कह दिया तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। यदि काव्य सौंदर्य कह दिया, शिल्प सौंदर्य कह दिया, तो ये पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी। लेकिन यदि प्रश्न अलग से पूछता है कि इस पद्यांश में अलंकार योजना को बताइए, भाषा बताइए, शैली बताइए, तब तो अलग अलग लिखेंगे। लेकिन यदि वो कह देता है कि काव्य सौंदर्य लिखिए, तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, महाराज छत्रसाल किसके पुत्र थे? कवि उनकी वीरता और पराक्रम का बखान किस प्रकार करते हैं? तो बहुत ही सरल उत्तर है इसका। यदि आपको व्याख्या याद हो तो आप कह सकते हैं। उत्तर डालेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। महाराज छत्रसाल राजाओं के राजा चंपत राय के पुत्र थे। कवि उनकी वीरता और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, आपकी बरछी से शत्रु सेना के हाथ पैर कट गए हैं और वे युद्ध भूमि में इस प्रकार से पड़े हुए हैं जैसे कि पंख कटे हुए पक्षी हों। और आपकी बरछी ने
दुष्ट शत्रुओं के बल को छीन करके उन्हें बलहीन कर दिया है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पुत्र छत्रसाल की भुजा किसके समान है तथा भयंकर व विषैली किसे कहा गया है? तो दो चीज़ें इसमें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि छत्रसाल की भुजा किसके समान है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भयंकर व विषैली किसे कहा गया है। तो यदि आपको व्याख्या याद हो तो आप लिख सकते हैं, पुत्र छत्रसाल की भुजा शेष नाग के समान है तथा भयंकर व विषैली उनकी बर्छी को कहा गया है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपके पद्यांश में जहाँ रेखा खींची हो उतने की व्याख्या करनी है। तो चलिए हम लोग पहले पद्यांश पर देख लेते हैं कि कहाँ रेखा खींची हुई है, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यदि आप देखिए तो यहाँ दो लाइन ऐसी है जहाँ पर रेखा खींची गई है। ये रेखा कहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसके मूड पर होता है कि वो कहाँ पे रेखांकित कर देगा। तो ऐसे में आपको पूरी व्याख्या खूब अच्छे तरीके से तैयार रहनी है। जहाँ भी खींचे लाइन खींच दे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग व्याख्या कर लेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग दो लाइन की व्याख्या करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे। मैंने पहले भी व्याख्या बता दी है, वैसे ही लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में भूषण जी कहते हैं, हे महाराज छत्रसाल, आपकी, इतना मैंने अपने से जोड़ा है। अब आ जाइए पद्यांश की व्याख्या पर। आपकी बर्छी ने शत्रु सेना के वीरों के अंगों को काट दिया है और वे युद्ध भूमि में इस प्रकार पड़े हैं जैसे वे पंख कटे पक्षी हों। हे महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को छीन लिया है और वे बलहीन हो गए हैं। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी।